स्टार्ट कर दें। ओके, तो कल हमने यहां तक पढ़ लिया था जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है डेट इज अबाउट दी रिलायबल नेटवर्क्स। रिलायबल नेटवर्क से चार मुरादें हैं इस कोर्स में। क्या है वो? नंबर वन, वो नेटवर्क जो कि फॉल्ट टॉलरेंट हो। बताऊंगा कि फॉल्ट टॉलरेंट किसे कहते हैं। उस नेटवर्क को हम कहते हैं ये रिलायबल है। जो नेटवर्क सिक्योर हो हम कहते हैं ये रिलायबल है। लाजिम होता है बात है। इस हर एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूं। जो नेटवर्क स्केलेबल हो हम कहते हैं ये रिलायबल है। जो नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस दे हम कहते हैं कि ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, फोर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं अबाउट दी नेटवर्क, रिलायबल नेटवर्क्स, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मूव डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। यानी नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद वो तमाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक, तो कहते हैं देयर आर फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर नीड टू एड्रेस टू मीट यूजर एक्सपेक्टेशन। अगर यूजर की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है तो यूजर ये चार चीजें आपसे मांगता है। क्या है वो चीजें जी? नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ भी जाए, चाहे वो हार्डवेयर का है कि सॉफ्टवेयर का है, स्टिल योर नेटवर्क कैन सर्वाइव एंड कैन फंक्शन। इस कैरेक्टरिस्टिक को नेटवर्क की हम क्या कहते हैं कि इसने फॉल्ट को टॉलरेट कर दिया है। जैसे अगर आपको कोई गलत बात भी करता है तो आप उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, तो हम कहते हैं आप बड़े टॉलरेंट हैं। इसी तरह अगर नेटवर्क फॉल्ट को बर्दाश्त कर जाए और अपना काम जारी रखे, यानी कि नेटवर्क में कोई डाउन ना आए, तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंट है। बात समझ आएगी फॉल्ट टॉलरेंट का? जहां समझ ना आए आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, स्केलेबिलिटी। जैसे नाम से जाहिर है स्केल, यानी कि अगर आप किसी भी नेटवर्क में नंबर ऑफ डिवाइसेस फॉर एग्जांपल, या नंबर ऑफ यूजर्स फॉर एग्जांपल, या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल, अगर ये आप इंक्रीज भी कर दें, इंक्रीज भी कर दें, तो नेटवर्क में फर्क ना पड़े, तो इस अमल को हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। देखे ना, मिसाल के तौर पे आपकी क्लासरूम है, अगर उसमें 50 चेयर्स हैं तो उसमें 50 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, 51 नहीं बैठ सकते, 52 नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये स्केलेबल नहीं है। लेकिन नेटवर्क्स में आपके लिए 10 यूजर हो तब भी ये चल रहा है, तो आपने 15 यूजर कर दिए, 20 कर दिए, 30 कर दिए, स्टिल नेटवर्क कैन वर्क। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी। उसके बाद थर्ड नंबर को बाद में एक्सप्लेन करता हूं, अभी करता हूं लेकिन थोड़ी देर के बाद। उसके बाद है सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि आजकल के दौर में सिक्योरिटी इज बिकमिंग सो मच इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी हैज बिकेम सो मच इंपॉर्टेंट कि करते तो हम नेटवर्क की सिक्योरिटी है, लेकिन अब ये सिक्योरिटी हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्ट। पहले चंद साल पहले तक या चंद डिकेड पहले तक सिक्योरिटी वाज नॉट कंसर्न ऑफ ए लेमैन। लेमैन सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन कहता था कि जनाब यहां से मैं कुछ भेजूं सोर्स से, तो वो किसी तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, चाहे वो हेलो है चाहे वो डेटा है, बस ये पहुंच जाए। दिस इज वाज कंसिडर्ड टू बी द कम्युनिकेशन। लेकिन अब हमारी ये नहीं कि जो मैं यहां से भेज रहा हूं नंबर वन से नंबर टू तक, ये नहीं है हमारी सिर्फ डिमांड। हमारी डिमांड ये है कि ये सिक्योर भी हो। पहले ये आर्मी का सिर्फ वो था, पहले ये एजेंसीज का सिर्फ ये था, पहले ये जो आपकी गवर्नमेंट इदारे कह लें कुछ हद तक, उनके लिए ये जरूरी था कि उनकी चीजें सिक्योर हों। लेकिन आज लेमैन भी, आम आदमी भी ये चाहता है कि उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके डिवाइसेस वो सिक्योर। तो इसलिए हम समझते हैं
कि अगर यूजर हमसे, देखे ना इसकी सिंपल सी एग्जांपल, इवन अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो या वॉइस मैसेजेस भेजते हो, वीडियो मैसेजेस भेजते हो, व्हाटएवर, तो वो आपको कहता है कि जी एंड टू एंड ये इंक्रिप्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दरमियान में अगर कोई पकड़ ले तो वो नहीं सुन सकेगा, देख सकेगा या पढ़ सकेगा। इस अमल को कहते हैं, बेसिकली हम इसमें बात करेंगे, बेसिक सिक्योरिटी का मतलब तो है तीन चीजें। सिक्योरिटी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। सिक्योरिटी का मतलब है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। और इसका मतलब है CIA, अवेलेबिलिटी। ए का मतलब है अवेलेबिलिटी। तो जब ये तीन चीजें हमसे नेटवर्क मांगे, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। बात करता हूं कि कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, बात करता हूं कि इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, बात करता हूं कि अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, लेकिन ये तीन चीजें मिलके क्या बना देती हैं? सिक्योरिटी। क्लियर? उसके बाद एक चीज मैंने छोड़ दी, विच इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे जाएं तो आसानी हो हमारे लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब यह है कि और यूजर और उसके प्रोवाइडर, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान में जब भी कोई एक मेमोरेंडम साइन किया जाता है, एक SLA साइन किया जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जी किस किस्म की क्वालिटी यूजर को हर हालत में प्रोवाइड की जाएगी। मिसाल के तौर पे हम यूजर को पहले अपने SLA में, SLA किसे कहते हैं? सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी ISP एंड द यूजर कि जनाब आपको नंबर 1 डिले एक खास हद से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके पैकेट्स का ड्रॉप एक खास परसेंटेज से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। आपका नेटवर्क डाउन एक खास टाइम से ज्यादा किसी सूरत नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों यूजर और उसके प्रोवाइडर के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। बात समझ आ रही है मेरी? चारों टर्म्स पे एक ब्रीफ मैंने दे दिया कि क्या मतलब है फॉल्ट टॉलरेंस का, क्या मतलब है स्केलेबिलिटी का, क्या मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, क्या मतलब है सिक्योरिटी का। कोई क्वेश्चन है आपका तो करें। जी फातिमा, कहाँ है आपकी फ्रेंड, क्या नाम है उसका? ओके। अबूजर का क्वेश्चन ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें, जो कि अभी हमने करना भी है, लेकिन ये तो सिर्फ आपको ब्रीफ किया कि जी ये चार ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूजर समझता है कि उसको मिलनी चाहिए। ये चार चीजें उसको मिलनी चाहिए। तो उसमें आपका क्वेश्चन ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस पे बात कर दें। ठीक है, अभी कर लेते हैं जी। जनाब, तो अगर मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पे बैठ के अपना लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आपकी तरफ भेज रहा हूं। अब मेरे और मेरे प्रोवाइडर के दरमियान में अगर एक खास डिले से ज्यादा डिले मिलता है तो फिर मेरी आवाज आपको रुकती हुई मालूम होगी, या मुझे जब आप बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऑन लेट करेंगे, आप मेरे साथ वॉइस मैसेज मुझे करते हैं, मुझे ऑडियो भेजते हैं क्योंकि हमें ये समझ नहीं आई, जो कि बात स्टूडेंट करते हैं, तो हम इसका मतलब अगर मुझे आवाज रुक रुक के आ रही है, इसका मतलब है कि कभी डिले ज्यादा है, कभी डिले ज्यादा है, कभी कम है। इसका मतलब है कि एक बेहतर हालत मेरे लिए नहीं है, या बाज मेरी आवाजें बीच में से कट जाती हैं। इसका मतलब है कि शायद उसके पैकेट्स लेट करें कि यहां से नंबर डी से फॉर एग्जांपल 10,000 पैकेट भेजे गए, लेकिन मुझे इनमें से लेट करें कि 10,000 में से 9,900 लेट करें 90 मिले। इसका मतलब यह है कि 10 पैकेट गिर गए।
तो लाजमी तौर पे मेरे और मेरे प्रोवाइडर के दरमियान में ये कंफर्म होना चाहिए, ये एग्रीमेंट है कि नहीं जी इतने पैकेट गिरने नहीं चाहिए। डिले जो है फॉर एग्जांपल वो 10 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए मिसाल के तौर पे। इसी तरह जो अगर ये नेटवर्क बाजू का आप कहते हैं नेटवर्क खराब है, तो आपका और आपके उसके दरमियान में एक, आपके और आपके प्रोवाइडर के दरमियान में एक एग्रीमेंट है कि नहीं जी आपका पूरे साल में लेट करें 10 मिनट से ज्यादा नेटवर्क किसी सूरत डाउन नहीं होगा। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब बात समझ आई क्वालिटी ऑफ सर्विस की? गुड। शाबाश। तो हर स्लाइड पे आप एक एक पे इसको चारों पॉइंट्स को पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमने कहा फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस की, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई फॉल्ट भी आ जाए तो फिर भी नेटवर्क अपना काम करता रहे, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे कि ये नेटवर्क जो है एक रिलायबल नेटवर्क है। क्यों? और इसको हासिल कैसे करते हैं? लाजमी तौर पे अगर कोई चीज खराब हो गई है तो वो तो काम नहीं करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे एक शख्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका एक हाथ कट गया तो लाजमी तौर पे वो हाथ तो काम नहीं कर सकेगा, लेकिन हम कहते हैं फिर भी वो काम कर करे। तो वो कैसे करे? इसके लिए हम फॉल्ट टॉलरेंस प्रोड्यूस करने के लिए नेटवर्क में रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिडंडेंसी, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें रख देते हैं। जैसे अगर आपको इस स्क्रीन पे एक फिगर नजर आ रही है कि एक आपका लैन 1 है, एक आपका लैन 2 है, एक में भी पाकिस्तान में है, दूसरा में भी जर्मनी में है, और ये मुख्तलिफ राउटर्स के साथ इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्टेड है। अब हो क्या रहा है कि जेंटलमैन आपकी सारी ट्रैफिक आपके लैन की इस आपके राउटर के जरिए लेट करें कि ये आपका एक रास्ता है इंटरनेट तक पहुंचने का, उसके जरिए आप इंटरनेट पे पहुंच रहे हैं। गुड इनफ, कोई मसला नहीं है। यहां से आप इंटरनेट के जरिए इस राउटर पे आते हैं, इस राउटर पे आते हैं, और आप जर्मनी में अपने दोस्त के इस पीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेट करें जूम सेशन चल रहा है, मीट का सेशन चल रहा है, कोई भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। गुड इनफ। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम इज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये राउटर दरमियान से खराब हो गया, हो सकता है, कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, तो क्या हुआ? नेटवर्क ने खुद ही नेटवर्क अब उधर आपका आपका माइक ऑन हो गया है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। mala yoda garola odri gunjaki وانا بدي ما تسوي غير اللون شابه. ओके, तो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि अगर ये राउटर दरमियान से, ये राउटर जी, ये राउटर डाउन हो गया, जैसे उसके ऊपर आपको निशान नजर आ रहा है, तो ये राउटर की अब जिम्मेदारी है कि वो इधर आपके पैकेट्स ना भेजे, बल्कि इस रास्ते के जरिए आपके पैकेट इस राउटर पे आ जाएं। इसके जरिए हो सकता है आप राउटर पे इंटरनेट पे चले जाएं, वापस आप इसके जरिए आए, वट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपका किसी एक राउटर या लिंक या नोड के डाउन होने से नेट आपकी कम्युनिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर ये कंडीशन प्रिजिस्ट करती है तो हम इसे कहते हैं कि नेटवर्क हमारा क्या है? फॉल्ट टॉलरेंट है। बात समझ आ गई? फॉल्ट टॉलरेंस किसे कहते हैं? फिगर में भी समझ आ गई? हाउ इज इट तहरीन, समझ आ रही है? ओके नाइस। तो देखिए यहां पर भी कहता है कि फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क्स लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर, हाँ अगर वो सारे के सारे ही जो कि चांसेस कम है सारे ही डाउन हो जाएं, मिसाल तो ये भी डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, तो फिर तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहा। लेकिन हम कोशिश, इवन हम यहाँ पर भी, ये हमारा गेटवे है, हम मल्टीपल गेटवे रखते हैं ताकि अगर एक गेटवे फॉल्ट पे भी चला जाए तो दूसरा राउटर, दूसरी मशीन उसका लोड उठा ले।
जैसे देखिए ना, आपकी इसकी एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि आपके स्कूल में क्या होता था कि आपकी एक टीचर अगर छुट्टी पे चली जाए तो दूसरी टीचर आके उसकी क्लास ले लेती थी, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट की भी है, लेकिन वो आगे बैठ जाती थी, कभी किताबें खोलें। तो दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ए रिडंडेंसी, कि हर टीचर के लिए एक रिडंडेंट टीचर मौजूद था। तो यही बात हमने यहाँ पे की कि फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क लिमिट्स द इम्पैक्ट ऑफ फेलियर बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिवाइसेस। तो कहता है कि मल्टीपल, इसके लिए क्या जरूरी है, मल्टीपल पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। और मल्टीपल अगर आप पार्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो क्या चीज आपको चाहिए देनी होगी, आपको रिडंडेंट लिंक्स और रिडंडेंट नोड्स इस्तेमाल करनी है। ठीक, तो कहता है रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड रिडंडेंसी बाय इंप्लीमेंटिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो जो आपका इंटरनेट है, याद रखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो इंटरनेट है दैट इज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। जबकि आपका जो पीएसटीएन है, पीएसटीएन यानी कि पीटीसीएल जिसे आप कहते हो, जिसको हम पॉट्स भी कहते हैं, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, यानी हेलो हेलो वॉइस, इसको हम प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम भी कहते हैं। ये नेटवर्क जो है दैट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। और इंटरनेट का क्या, इंटरनेट की क्या है, वो है इंटरनेट इज यानी कंप्यूटर नेटवर्क इज पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, इज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो कहता है कि जी हम रिलायबिलिटी कैसे हासिल करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे हासिल करते हैं, हम रिडंडेंट यानी कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? जबकि आपका ये सर्किट स्विच नेटवर्क जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, ये फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो नेटवर्क खराब, मिसाल के तौर पे अगर आप सबके सब लोग, आपके इलाका जो भी है, मिसाल के तौर पे आप हैदराबाद में रहते हो, तो अगर हैदराबाद की एक्सचेंज फॉल्ट आ जाए, खराब हो जाए, तो बस ये हैदराबाद के लोग दुनिया से कट गए। दैट द रीजन इट इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंट। लेकिन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स फॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद हमने बात करनी है अबाउट दी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेटवर्क्स, स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आप नंबर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो नेटवर्क में कोई फर्क ना पड़े। नंबर क्या हो सकते हैं, डिवाइस का नंबर भी हो सकता है, यूजर का नंबर भी हो सकता है, एप्लीकेशंस का नंबर भी हो सकता है। ओवरऑल जो चीज इन सब तीनों चीजों की वजह से बढ़ती है वो है ट्रैफिक। ज्यादा डिवाइसेस लगाओगे ज्यादा ट्रैफिक होगी, ज्यादा यूजर्स होंगे ज्यादा ट्रैफिक होगी, ज्यादा एप्लीकेशंस होगी ज्यादा ट्रैफिक होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आप ये चीजें इंक्रीज या डिक्रीज करें तो स्टिल नेटवर्क कैन सर्वाइव, कैन वर्क। तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम देते हैं, स्केलेबिलिटी। तो यही वो कह रहा है कि स्केलेबल नेटवर्क कैन एक्सपैंड क्विकली एंड इजीली टू सपोर्ट न्यू यूजर्स, new applications, new devices without impacting the performance of service of existing, in existing user पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6 यूजर्स हैं, आपको लैन, इस लैन में नंबर 1 में 6 नजर आ रहे हैं, इसमें 2 नजर आ रहे हैं, इसमें 3 नजर आ रहे हैं। अगर आप एक कंडीशन तो ये कि अगर आप एक कंडीशन तो ये कि अगर आप यहाँ 6 को 12 कर दें, 2 को 4 कर दें, 3 को 6 कर दें, स्टिल इट विल वर्क। इसके अलावा आप यहाँ पे और लाइन क्रिएट कर दें, ये तो 1 2 3 थे ना, 4th लाइन कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो स्टिल नेटवर्क कैन ऑपरेट। तो आपने देखा कि कहीं हम डिवाइसेस इंक्रीज करते हैं, डिवाइस करते हैं तो नॉर्मली यूजर भी बढ़ जाते हैं, हो सकता है नई एप्लीकेशन हमने ऐड की, स्टिल नेटवर्क कैन सर्वाइव, स्टिल नेटवर्क कैन वर्क विदाउट इंपैक्टिंग द परफॉर्मेंस। तो सच ए कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो पहला हमने क्या पढ़ा, फॉल्ट टॉलरेंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्केलेबिलिटी, तीसरा हम क्या पढ़ना चाहते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस, दैट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस का लेडीज एंड जेंटलमैन? आसान सी बात है। देखिए ना,
हर एक एप्लीकेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप वॉइस ट्रैफिक ले जा रहे हैं, देखे ना आपको ये वॉइस ओवर आईपी की फूल नजर आ रही है ना, तो ये क्या कर रही है, लाइन तो वॉइस ले जा रही है, हेलो करवा रही है लोगों को, अच्छी बात है। अब ये इस वॉइस ये डिमांड करती है कि ज्यादा डिले ना हो। नंबर वन, ये डिले ये डिमांड करता है कि ज्यादा वेरिएंस इन डिले ना हो, वेरिएंस इन डिले ना हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप तीनों से जो कि ऑनलाइन मौजूद हो, क्या मतलब होता है वेरिएंस का? फातिमा, तहरीम, अबूजर, क्या मतलब होता है वेरिएंस का? वेरिएंस का टाइम टू मतलब, टाइम चेंज होता है सर। जी बिल्कुल, जो चेंज होता है, चेंज। आल्दो के बड़े आसान वर्ड में हमने यूं बात कर ली, असल में हम इसको प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, वहां पे इसकी डिटेल्स में बात करते हैं। लेकिन आपके जिसने भी जवाब दिया, प्रॉब्ली तहरीम का जवाब था, तो तहरीम ने बताया कि तब्दीली, चेंज। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे डिले में कभी डिले बहुत ज्यादा हो और कभी डिले बिल्कुल कम हो, हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आवाज कट कट के आएगी, कभी तेज से आएगा तो बफर अभी फुल होगा, वो पैकेट गिर जाएंगे, और अगर लेट आएगा तो हम वेट पे पड़े होंगे, कहेंगे हेलो किया है उसके बाद अगली बात करता ही नहीं है। वॉइस ये चीज बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर आपने एक नेटवर्क पे, इसलिए हमने कहा था, याद हो कल हमने बात की थी कन्वर्जेंस की, तो हमने कहा था कि हमारा नेटवर्क, हमारा इंटरनेट, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो तीनों चीजें लेकर जाता है, वॉइस भी लेकर जाता है, डेटा भी लेकर जाता है, और डेटा भी लेकर जाता है, और वीडियो भी लेकर जाता है। इसलिए इन तीनों कंबाइन को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया लेकर जाता है। तो हर एक डेटा की, हर एक टाइप की अपनी डिमांड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए वॉइस की ट्रैफिक के लिए रखा, डेटा की क्या डिमांड है? डेटा कहता है कि लॉस नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक फाइल डाउनलोड करें और उसमें अगर एक बाइट भी जाया हो गई, एक बिट भी जाया हो गई, तो वो फाइल चाहे 1 गीगाबाइट की है, डेट सिर्फ एक बाइट उसमें से जाया हो गई, ये डेटा अब किसी काम का नहीं। बाज़ आपने देखा होगा, आप बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं, जब ओपन करते हैं उसको, मिसाल के तौर पे वो एक पीडीएफ फाइल है, वो ओपन करते हो, कहते नहीं जी ये तो करप्ट है, इसका मतलब उसमें चंद बाइट्स में कोई मसला आ गया है, वो सिर्फ एक बिट में आया है, बर्दाश्त नहीं कर सकता डेटा। तो ये इंश्योर करना, और अगर आप वीडियो के देखें तो वो दोनों ही नहीं बर्दाश्त कर, वो एक खास हद तक डिले बर्दाश्त करेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेगा, लॉस भी एक खास हद तक बर्दाश्त करेगा और बाकी नहीं करेगा। इस अमल को कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइडर प्रोवाइड करने का पाबंद हो जाए, इस अमल को कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब बात समझ आ गई? अबू जर, आपने पहले भी पूछा था क्वालिटी ऑफ सर्विस का। ओके, तो हमने यही कहा कि मिसाल के तौर पे वॉइस इन ए लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रिक्वायर हायर एक्सपेक्टेशन फॉर दो सर्विसेज बीइंग डिलीवर्ड। अब इसका मतलब ये है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक और मतलब भी आपको बता सकता हूं, जो कहते हैं प्रायोरिटी। मिसाल के तौर पे किसी हॉल में, किसी हॉल में आप लोग इंटर हो रहे हैं, तो मोस्टली क्या प्रायोरिटी होती है कि जी सबसे पहले जो चीफ गेस्ट है, जो चीफ गेस्ट है उसको अंदर जाने की, अंदर लेकर जाएं। फिर उसके बाद लेट करें कि अगर यूनिवर्सिटी है तो फैकल्टी को जाने दें। फिर उसके बाद
नंबर 3 पे फीमेल्स को जाने दें, और फिर आखिर में मेल जो स्टूडेंट हैं उनको जाने दें। अभी क्या है, दैट इज द प्रायोरिटीज, आपने लोगों को प्रायोरिटाइज कर दिया है, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या आपने इस ट्रैफिक को हाई प्रायोरिटी दे दी, यानी आप कह रहे हैं कि जी अच्छा तुम्हें डिले भी नहीं मिलेगा, तुम गिरोगे भी नहीं, तुम्हारे साथ कोई नहीं टकराएगा, आप चीफ साहब सबसे पहले जाए। इस अमल को क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसलिए वो कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस द प्राइमरी मैकेनिज्म यूज्ड टू इंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ कंटेंट टू ऑल यूजर्स। तो कहता है विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी, देखिए ये पॉलिसी है कि पहले कौन जाएगा पहले नहीं जाएगा, द राउटर कैन more easily manage the flow of data and voice. So this is the third point, which is the quality of service. अब रह गया सिर्फ एक, which is the, आपको पता है अभी हमने उस पर बात की है सिक्योरिटी, अभी हमने उस पर बात की है which is the सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। अब किस चीज को आपने सिक्योर करना है, लाजमी तौर पे आपने सबसे पहले तो आप, अभी मैंने आपके साथ एक CIA को एक्सप्लेन किया था या सिर्फ बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, एंड अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं। जेंटलमैन, कॉन्फिडेंशियलिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि अगर लेट करें कि ये आपका लैपटॉप है, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक्सेस रूटर लगा हुआ है। अब आपने एयर में अपना डेटा यहाँ पे छोड़ दिया ताकि एक्सेस रूटर पे जाए और एक्सेस रूटर के जरिए आगे जाए। एज्यूम कर लो कि आपका ये डेटा यहाँ पे किसी ने, आपके किसी फ्रेंड ने पकड़ लिया है, तो आपका ये फ्रेंड इस डेटा को ना पढ़ सके, पकड़ भी ले तो ना पढ़ सके, ना देख सके, ना सुन सके। इस अमल को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। समझ आ गई मेरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओनली, इसका मतलब है कि सिर्फ ये डेटा आपकी जो डेस्टिनेशन यहाँ पे कहीं है, लेट करे वो जैसे आप हैं इस वक्त मेरी now I can take your question. Okay, so we have participants Abu Zar, Fatima and Tahreem, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर जैसे फातिमा पूछ रही है पासवर्ड क्रैकिंग फिनोमेना है, वैसे यहाँ पर भी कोई क्रैकिंग फिनोमेना बिल्कुल है, बिल्कुल है। यही तो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है कि लोग जो हैं इस साइबर सिक्योरिटी में लाजमी तौर पे कोई छुपाता है तो कोई उस तरीके को तोड़ता है, तो इसमें कोई वो शक नहीं। जैसे आपने कहा पासवर्ड अगर टूट सकता है तो ये जो भी आप भेज रहे हैं, जो कि आपने अपनी तरफ से तो डिक्रिप्ट करके भेजा, लेकिन उसको डिक्रिप्ट, जैसे आपकी आसान से एग्जांपल आपको इससे दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जब भी कोई भी पाकिस्तान में स्पेशली कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो बता देती हैं कि जी कौन किससे बात कर रहा था, वो बता देते हैं कि जी इसका सोर्स क्या था, तो इसका मतलब है कि रास्ते में उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाए, इसका अमल को कहते हैं डिक्रिप्शन। तो और याद रखें जब टेक्स्ट को आप तब्दील कर देते हैं इसको साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। और जब आप इसको वापस अपनी असल हालत में ले आते हैं तो इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो यानी कि तहरीम ने अपने प्लेन टेक्स्ट को लिया और उसको चेंज कर दिया इस तरह के कोई रास्ते में पकड़ भी ले तो ना समझ सके, तो उसको क्या कहती है तहरीम, साइफर टेक्स्ट। और ये साइफर टेक्स्ट फिर मीडियम के नेटवर्क के ऊपर से पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन उसको दोबारा उस साइफर टेक्स्ट को रिसीव करती है और उसको चेंज करती है दोबारा प्लेन टेक्स्ट में, जिसको डिक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं,
डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बनाती है, फिर चाहे उसको पढ़े, चाहे उसको सुने, चाहे उसको देखे, दैट्स पॉसिबल। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ बात समझ आई? देयर इज अ क्वेश्चन जी। ओके फातिमा, ओके अबू जर, क्वेश्चन ये तहरीम का था, तो तहरीम ने भी को समझ भी आई कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है। और ये हम जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, तो वहां पे या नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ते हैं, और आपको पता है कि अब ये फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, इतनी जबरदस्त हो गई है कि यहाँ पे एक तो मिलियंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बात, बिजनेसेस अवेलेबल हैं, नंबर 2 बात, और नंबर 3 बात यह है कि या अब आप इसमें कंप्लीट बीएस प्रोग्राम्स हैं, एमएस प्रोग्राम्स हैं, 4 years, 2 years. So that is so much important to understand and learn, and interesting as well. जी, तो जैसे कि अबू सर ने कहा कि डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है, हम यहाँ पे स्टूडेंट को करके दिखाते, करना सिखाते। तो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम उसको डेटा देते हैं, हम उसको कहते हैं उसको साइफर करके दिखाओ, उसको डिसाइफर करके दिखाओ, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, और उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो वो हम उस कोर्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको इतना एटलीस्ट आइडिया हो गया कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ द रिलायबल नेटवर्क्स। समझ आ गई? कॉन्फिडेंस समझ आ गई? आप में से किस किस को साइबर सिक्योरिटी, अब आपको थोड़ा सा आइडिया, चले ये बाकी दो दो टर्म भी क्लियर कर दूं, फिर आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी में ये सब कुछ होता है। नंबर 2 क्या होता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर आपका सोर्स, जैसे तहरीम की अभी हमने एग्जांपल ली थी, कि अगर तहरीम कोई डेटा भेजे यहां से, और वो डेटा यहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो तहरीम को यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे तहरीम है, और यहाँ पे चले हम एज्यूम कर लेते हैं, पहले फातिमा यहाँ पे थी, जारा यहाँ पे थी, अब हम एज्यूम करते हैं कि इनकी कोई एक और फ्रेंड है, जिसका कोई और फ्रेंड का नाम बता दो, चले सवेरा नाम रख लेते हैं इसका। तो सवेरा के साथ आप बात कर रहे हो, तो सवेरा के पास ये अब डेटा पहुंचे, अगर रास्ते में इसको किसी ने तब्दील कर दिया है, तो सवेरा को पता चल जाए कि ये वो डेटा नहीं है जो तहरीम ने भेजा है, ये रास्ते में किसी ने तब्दील किया हुआ है। इस अमल को कहते हैं इंटीग्रिटी, इस अमल को कहते हैं इंटीग्रिटी। और ये कब इंपॉर्टेंट है? मिसाल के तौर पे, ये आप हैं और आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हो, तहरीम ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर रही हो, और आप अपने बैंक को एक ऑनलाइन एक इंस्ट्रक्शन देते हो, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपीज आपके अकाउंट से आपके किसी फ्रेंड के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाए, और बैंक के पास जब ये इंफॉर्मेशन रास्ते में इसको कोई तब्दील कर देता है, क्या तब्दील करता है? छोटा सा टीका लगाता है, 2 जीरो लगा देता है, और तो अब आपके अकाउंट से 10,000 की बजाय कितने, 1 लाख रुपीज शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बड़ा जरूरी है कि बैंक को ये इंश्योर करे कि क्या ये वाकई तहरीम ने 1 लाख भेजा कि 10,000 भेजा। तो अगर ये चेंज हो चुका है, तो बैंक को पता चल जाए कि जी ये चेंज्ड है, ये चेंज्ड है, ये इस पे मैंने अमल नहीं करना। इस अमल को कहते हैं इंटीग्रिटी। क्लियर होगी मेरी बात? या ये तो एक एग्जांपल दी, दूसरी ये भी हो सकता है कि आपने उसको दिया कि अकाउंट ए में शिफ्ट करो, और रास्ते में किसी ने तब्दील कर दिया कि अकाउंट बी में शिफ्ट कर दो, तो वो पैसे ए में जाने की बजाय बी में चले जाएंगे। तो लाजिमी तौर पर इसका मतलब है कि रास्ते में इस मैसेज को तब्दील कर दिया गया हुआ है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ये मालूम करें कि ये डेटा रास्ते में कहीं तब्दील तो नहीं हुआ।
जी, एनी क्वेश्चन? सर इसमें मतलब रास्ते में कैसे कोई वो कर सकता है, अगर हम उसमें डिटेल खुद इंटर करें तो ये हमारे पास बीच में कोई हैक कर सकता है या किस तरह से जी ये चेंज बिल्कुल कर करेगा? सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ये आप हैं और ये आपका एक्सेस रूटर है। तो अब आप जब यहाँ से अपना जो भी है, आपने यहाँ से एक बैंकिंग की एप्लीकेशन ओपन की और उसके अंदर आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी कि जी मिसाल तो इतने पैसे इस अकाउंट को वगैरह वगैरह, और क्लिक कर दिया ओके, तो आपकी इंस्ट्रक्शन एयर के जरिए इस राउटर के पास जाएगी और फिर इस रास्ते से कई राउटर से होके आखिरकार उस बैंक तक पहुंचेगी। तो अगर आपका, आसान सी एग्जांपल, अगर आपका दोस्त कोई यहीं पे बैठा हुआ है, लेट करें हमने एग्जांपल ली थी फातिमा, तो फातिमा ने जो ही देखा, उसने रास्ते में इस मैसेज को पकड़ा और पकड़ के, आपने लिखा था कि अकाउंट ए को ये पैसे शिफ्ट करो, उसने ए को चेंज करके बी कर दिया। तो लाने तौर पे बैंक के पास जब इंस्ट्रक्शन पहुंचेगी तो उसको तो लगेगा कि जी तहरीम ने कहा है कि उसके अकाउंट से इतने पैसे अकाउंट बी में शिफ्ट कर दो, वो शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, कोई बंदा तो नहीं कर रहा। तो इसलिए जरूरी है कि बैंक को ये पता चले कि रास्ते जो चीज तहरीम ने भेजी थी क्या ये वही है या रास्ते में फातिमा ने इसको तब्दील किया हुआ है। जी, अब बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस अमल को क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की टर्म में? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। तो देखिए यहाँ पे इसलिए लिखा है एश्योरेंस दैट द डेटा हैज नॉट बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, है ना। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फातिमा ने आपके डेटा को तब्दील कर दिया था, चाहे उसने अकाउंट नंबर तब्दील किया, चाहे उसने अमाउंट तब्दील किया, चाहे उसने नाम तब्दील किया, उसने कुछ भी तब्दील किया, कुछ भी तब्दील हुआ, इसका मतलब इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज नॉट एश्योर्ड। क्लियर हो गया? यस सर। थर्ड चीज है लेडीज एंड जेंटलमैन, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल इसकी ये ले लेते हैं कि आप लोगों का सीएमएस में, आपको पता है कि सीएमएस में आपका रिजल्ट हर सेमेस्टर में लोड किया जाता है, और आप जो ही वो अपलोड हो जाता है तो आप लोग इस सीएमएस के साथ कनेक्ट होकर अपना 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 रिजल्ट चेक करते हो। अगर लेट करें कि जरवा को गुस्सा आ गया और उसने किसी तरीके से इस यहाँ पे जो मशीन लगी हुई है उसको और कामों में इन्वॉल्व कर दिया, यानी लाजमी तौर पे आपको पता है कि इस मशीन का कोई खास प्रोसेसर होगा जिसकी खास प्रोसेसिंग स्पीड होगी, उसकी खास रैम होगी, उसकी प्रोसेसिंग पावर रैम एक मखसूस है, फिक्स है। अगर वो हम किसी और कामों में इस्तेमाल करवा दें तो वो हमारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि टीचर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो स्टूडेंट को पढ़ाए, लेकिन अगर मैनेजमेंट उस टीचर को और कामों में लगा दे कि जी तुमने मिसाल के तौर पे तुमने आज मीटिंग में बैठ के और अकाउंट के काम करने हैं, मीटिंग में बैठ के तुमने फाइनेंस के काम करने हैं, तो टीचर गरीब तो उन कामों में लग जाएगा। तो स्टूडेंट को क्या नुकसान होगा कि वो आएगा क्लास में बैठेगा और कहेगा जी टीचर नहीं था, टीचर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि टीचिंग इज नॉट अवेलेबल इन अदर वर्ड्स। इसी तरह अगर आप नेटवर्क्स में किसी भी मशीन को या सिस्टम को इतना बिजी कर दें कि वो और कामों में इतना बिजी हो जाए कि अपने असल काम से हट जाए, अपना असल काम ना कर सके, इस अमल को कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी। क्या कहते हैं? नॉन अवेलेबिलिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट आइटम है कि वो इंश्योर करें कि जो सिस्टम जिस काम के लिए है वो वही काम करे, वो अवेलेबल रहे। जी, जैसे इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट को और भी देता होता हूं कि मिसाल के तौर पे आपका जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर है, बाइसेप, इसका काम सिर्फ ये है कि ये साल में, एज्यूम कर लें, साल में एक रिजल्ट, लेट करें एफएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है।
365 डेज में सिर्फ एक दिन इसका ये काम है, बाकी तो ये कुछ भी नहीं करता है, ज्यूम कर ले। तो अगर इस दिन के ऊपर लाजमी तौर पे ये रिजल्ट किसी मशीन, किसी सर्वर के ऊपर, किसी मशीन के ऊपर अपलोड किया गया हुआ है और सारे केपी के लोग, पिशावर के लोग इस सर्वर पे उस दिन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें अपना रिजल्ट दिखाओ। अगर आप में से कोई तेज बंदा उस दिन इस मशीन को इतना बिजी कर दे और कामों में, रिजल्ट में नहीं और कामों में, कि ये मशीन इन लोगों के सवालों का जवाब देने के काबिल ही ना रहे, तो इसका मतलब है कि ये मशीन क्या हो गई है, ये सर्विस क्या हो गई है, नॉन अवेलेबल हो गई है। तो आपके सिक्योरिटी लोगों का काम ये होता है, आप जैसे लोगों का, कि वो इंश्योर करें कि ये मशीन, ये सर्विस, ये सर्वर, ये मशीन बिजी ना हो और कामों में, और जो इसका बेसिक काम है कि लोगों को रिजल्ट दिखाए, वो रिजल्ट दिखाए। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी, एश्योरेंस ऑफ टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू डेटा फॉर द ऑथोराइज्ड यूजर्स। बात समझ आ गई कि क्या है CIA? ये नहीं कहना कि अमेरिका की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि जनाब दो टाइप की नेटवर्क सिक्योरिटी है, एक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करते हो, एक आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी देते हो, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी आप नेटवर्क डिवाइसेस करते हो कि आपके डिवाइसेस तक कोई ना पहुंच सके, और दूसरा आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हो, क्योंकि शायद इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जिसे देखे ना, कोई भी इदारा है, लेट करें कि आपकी ISI है, तो अब ISI के तमाम जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं, अगर उनके नाम, उनके एड्रेसेस, ये सारी चीजें किसी के हाथ लग जाएं, तो फिर तो ISI अपने काम, वो लोग काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि दहशतगर्दों को सब पता होगा कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, कहाँ पे बैठता है, कहाँ रहता है, उसके बच्चे कहाँ पे हैं, कहाँ पढ़ते हैं। तो वो तो हाईली, ये इंफॉर्मेशन तो किसी सूरत भी हम नहीं दे सकते, इसलिए इंफॉर्मेशन इज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात समझ आ गई? जी अबू सर, फातिमा तहरीन, यस सर, क्लियर है। शाबाश। तो कैसा लगा नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का एरिया? सर इंटरेस्टिंग है बहुत। इंटरेस्टिंग है बहुत, दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू लिसन। अब आखिरी टॉपिक आ जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस वक्त नेटवर्क्स में ट्रेंड्स क्या है। जैसे देखे ना, कपड़ों में ट्रेंड होता है, जूतों में ट्रेंड होता है, फैशन में ट्रेंड होता है, हर चीज में ट्रेंड होता है। इस तरह नेटवर्क्स में भी एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, हम देखते हैं कि लोगों का क्या ट्रेंड है, ताकि हम उसके मुताबिक अपने आप को बदल सकें, ठीक है। इसको कहते हैं नेटवर्क ट्रेंड। अब क्या क्या ट्रेंड्स हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त ये 4 ट्रेंड्स नेटवर्क्स में इन है। नंबर 1 क्या है? ब्रिंग यूर ओन डिवाइस। इस वक्त ट्रेंड क्या है, जबकि इससे पहले, चंद साल पहले, ये ट्रेंड नहीं था। पहले क्या होता था कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, आप वहां जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपकी ड्यूटी 9 to 5 है, आप 9 बजे उस मशीन पे बैठेंगे, 5 बजे तक काम करेंगे, 5 बजे उसको शट डाउन करेंगे और अपने घर आ जाएंगे, बस उसके बाद कोई काम आप उस कंपनी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या जमाना हमारा आ गया है कि नहीं जी, हम, कंपनी आपको कंप्यूटर नहीं देगी, आप अपना कंप्यूटर कंपनी के अंदर लेकर जाएंगे, काम करेंगे, उसके बाद छुट्टी के टाइम उसको बंद करेंगे, अपने साथ लेकर अपने घर चले। जैसे देखिए ना, आसान सी एग्जांपल, आपके जितने भी टीचर्स हैं वो अपना लैपटॉप साथ लेकर आते हैं, लेकिन जब ये डिपार्टमेंट स्पेशली बना था, तो आपने देखा होगा हर टीचर के लिए एक टेबल सी बनाई गई हुई है, स्पेशली लैब 1 और 2 में, जहां पे एक कंप्यूटर की जगह बनाई गई थी, ताकि टीचर आएगा, वो उसके पास अपना लैपटॉप नहीं होगा, वो यहाँ के कंप्यूटर के साथ अपने डिवाइस को लेट करेंगे, फ्लॉपी, उसको तो फ्लॉपी का जमाना था, फ्लॉपी लगाएगा और अपनी स्लाइड्स को डिस्प्ले करवा लेगा।
लेकिन अब कोई भी ऐसी वहां पे कंप्यूटर खत्म कर देंगे। अब इवन लैब में भी कंप्यूटर नहीं हम रखते, हम कहते हैं जी स्टूडेंट अपने साथ लेकर आएगा। बात समझ आ गई ना? इस नए ट्रेंड को क्या कहते हैं? ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसकी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। अच्छाइयां ये हैं कि लाजमी तौर पे कंपनी पे खर्चा कम हो गया। दूसरा इसका फायदा ये है कि अब आप अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय को रात को भी कह सकते हैं ये काम कर लो, क्योंकि उसके पास वो पीसी घर पे भी मौजूद है, रास्ते में भी अगर वो जा रहा है तो उसमें भी मौजूद है, ऑफिस में है तब भी मौजूद है, किसी जगह पे चला गया है वहां भी वो कंप्यूटर के बाद मौजूद है, तो यू कैन वर्क फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। दैट इज अ गुड पॉइंट। लेकिन इसके आप जैसे लोगों के लिए, सिक्योरिटी के लोगों के लिए एक मसला भी है, क्योंकि पहले आप उसको मजबूर कर सकते थे कि इसके अलावा आप कोई एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल नहीं करोगे, लेकिन अब तो वो अपने घर पे भी करता है, मुख्तलिफ नेटवर्क्स में उसको ऑन करता है, तो चांसेस ये हैं कि वहां से उसको मालवेयर्स मिल सकते हैं, उसको मालवेयर्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से, और वो जो आपके नेटवर्क में ला के उस कंप्यूटर को ऑन करेगा तो आपके आपके जो नेटवर्क में और डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे आपके राउटर्स हैं और डिवाइसेस हैं, उनको वो खराब हो सकते हैं। तो हर चीज के गुड और बैड पॉइंट्स होते हैं। तो लेकिन एक ट्रेंड इस वक्त ये है कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस। दूसरा क्या ट्रेंड है? दूसरा ट्रेंड है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग हम देखेंगे, पहले तो देखें क्लाउड कंप्यूटिंग कहते कैसे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं पहले और फिर आपको इसका जवाब दूं कि आप अपने मोबाइल यूज करते हो और हर 6 महीने के बाद आप कोशिश करते हो कि जी मोबाइल सेट चेंज कर लो, जी अब नया आ गया है, फलाना हो गया है, और स्पेशली उसके अंदर जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं या आपका और कोई डेटा है, तो आप उसको क्या करते हो? आप पहले से ही उसको क्लाउड पे सेव करते हो। अब आपके जो यूजर्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, वो आपकी मोबाइल पे सेव नहीं है। आप जस्ट नया मोबाइल लेते हो, उस पर अपना अकाउंट खोलते हो और शायद देखते हो सारे आपके कॉन्टेंट्स भी आ गए हैं, कॉन्टेक्ट्स भी आ गए हैं, डाटा भी आ गया है। वेरी वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपने डेटा आपने अगर आपने मोबाइल पे किया होता फिर तो आपके लिए एक दर्द-ए-सर होता कि आपके पास लेट करो 5,000 यूजर्स हैं, आप 5,000 यूजर्स को यहाँ पे दोबारा क्रिएट करते, दोबारा उनको सेव करते। तो दिस इज नॉट द ट्रेंड नाउ। इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स भी क्या करते हैं, अब वो आपको फ्लैश के जरिए कुछ नहीं देते, कहते हैं जी हम आपके गूगल क्लासरूम पे रख देंगे मिसाल के तौर पे, या वन ड्राइव पे रख देंगे, और आपको आपको वन ड्राइव का लिंक भेज देते हैं कि जी ये लिंक ले लो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो हम आपको रोजाना कोई ना कोई टेस्ट भेजते हैं, छोटे छोटे पढ़ने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? हमने कहीं ये वीडियो रख दी या ऑडियो रख दी या कोई टेक्स्ट रख दिया और आपको सिर्फ एक लिंक पास कर दिया, तो हम कहाँ पे सेव करते हैं? या आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, वो भी गूगल क्लासरूम पे टीचर रख देता है और कहता है जी आप इसको पढ़ लो, इसको डाउनलोड कर लो। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं कि ये मेरे एक स्टूडेंट, मुझे ये बुक्स चाहिए थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, मैंने उसको कहा कि मुझे ये किताब चाहिए, उसने देखिए ये मुझे एक लिंक पास कर दिया और कहता है जी इसको ओपन कर लो। जर्मनी में ये बंदा बैठा हुआ है, जर्मनी से उसने मुझे भेज दी, एक नहीं मल्टीपल, देखिए मुझे ये बुक्स उसकी तरफ से रिसीव हो गई। तो ही इज ओनली स्टोरिंग समवेयर ऑन द क्लाउड। क्लाउड क्या है? डेटा सेंटर। क्लाउड क्या है? तो यू हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। और अभी बताऊंगा कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं काम करता, इसके और काम भी हैं, अभी इस पे बात करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस वक्त ट्रेंड क्या है क्लाउड का। अब आप अपनी हार्ड ड्राइव पे चीजें सेव करने की बजाय किसी दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं, तो दूसरा ये ट्रेंड हो गया। तीसरा ट्रेंड जो है इस वक्त लेडीज एंड जेंटलमैन,
दैट इज अबाउट द वीडियो कम्युनिकेशन, दैट इज अबाउट द वीडियो कम्युनिकेशन। मतलब आज से चंद साल पहले आप ईमेल भेजते थे, आप लेटर भेजते थे, यानी टेक्स्ट होता था, अगला वो टेक्स्ट पढ़ के आपकी बात समझ लेता था, आपको जवाब भी टेक्स्ट में देता था। फिर अगर आप पीएचडी की बात करें तो हेलो था, आप किसी से बात करते थे, नजर नहीं आता था। लेकिन आज के दौर में आपको पता है कि अगर आपसे कोई बात कर भी रहा हो तो आप उसे कहते हैं कि भाई कैमरा ऑन का, यानी कि यू वांट टू हैव ए कम्युनिकेशन विद जैसे मिसाल तो अभी भी अगर आप देखें तो मेरी आपके साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है दैट इज ए वीडियो कम्युनिकेशन। मेरी पिक्चर आपको नजर आ रही है, मेरे जो भी मैं बोल रहा हूं और जो वो सब कुछ आप देख रहे हैं। तो दैट इज अगेन ए न्यूअर ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड। अगेन यूजर के लिए तो ये मजा की बात है कि भाई उसकी तस्वीर, आप जिसके साथ वो बात कर रहा है उसकी भी तस्वीर नजर आ रही है, गुड। लेकिन हमारे लिए एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, कंप्यूटर पर्सन, हमारे लिए क्या है कि टेक्स्ट में अगर मिसाल तो पूरी किताब है, लेट कर लो, वो पूरी किताब का साइज भी चंद किलोबाइट्स हो सकता है, लेकिन आपकी वीडियो का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो यूं आपके नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाती है। तो लेकिन दैट इज ए ट्रेंड, ठीक। एंड द फोर्थ वन इज द ऑनलाइन कैलिब्रेशन। आप सारी चीजें देखिए ना, इवन आज सारा बिजनेस एंड ऑनलाइन कैलिब्रेशन का सबसे अच्छी एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं, स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं या जहां भी हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद देम। तो या बिजनेसेस में ठीक है ना, आपको क्या कहते हैं, सेल है ऑनलाइन आओ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन। क्लासेस हैं ऑनलाइन, बिजनेसेस हैं ऑनलाइन, तो अगेन दिस इज ए न्यूअर ट्रेंड। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? अबूजर, फातिमा, तहरीम? नो सर। ओके, तो क्या मतलब है जी ब्रिंग योर ओन डिवाइस? जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है अबूजर, कि जी आप अपना अपना लैपटॉप, अपना नोटबुक, अपना टैबलेट, अपना स्मार्टफोन, हर एक अपना अपना चीजें इस्तेमाल कर रहा है। कंपनी को या ऑफिस को ये नहीं मजबूर किया जा रहा कि नहीं जी हर एक के लिए आप हमें यहाँ पे डिवाइसेस लगा के दें, नहीं। तो दिस इज allows users to use their own devices, giving them more opportunity and flexibility. This is called bring your own device. ऑनलाइन कैलिब्रेशन क्या है, जो भी हो रहा है हमारे केस में, कि someone is teaching and others are listening. So this is an example of online calibration. Whether we are using Zoom, whether we are using Meet, Google Meet, whether we are using WebEx, whether we are using the कौन सा मैं आजकल माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो टीम, all of these tools are applications are used for online calibration. बात समझ आ गई? थर्ड हमने क्या आपको बताया, हमने कहा थर्ड है कि वीडियो कम्युनिकेशन। अब आप टेक्स्ट और हेलो ऑडियो पे नहीं, आप टेक्स्ट और वॉइस पे नहीं खुश होते, बल्कि आप वीडियो से खुश होते हैं। तो वीडियो कॉल्स आर मेड टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। आप ये नहीं देखते कि मेरे शहर में है, मेरे मुल्क में है, मेरे कॉन्टिनेंट में है, जहां भी है, यू वांट टू मेक ए वीडियो कॉल। तो दिस इज अगेन दो, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो कॉल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है यूजर को, तो दैट इज ए ट्रेंड। इसी तरह जो ट्रेंड है दैट देखें वीडियो, एंड देन इज दी क्लाउड। तो फोर्थ वन इज दी क्लाउड। क्लाउड इसलिए कहते हैं कि हमें नजर नहीं आता कि हमारा डेटा कहां जा रहा है, लेकिन याद रखें कि क्लाउड में क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स।
डेटा सेंटर्स। इन ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर्स को हम क्या नाम देते हैं? क्लाउड। अब ये क्या क्या दे सकते हैं? ये आपको स्टोरेज भी दे सकते हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको टीचर कहता है जी मैटलैब इस्तेमाल करो, तो आपके पास तो मैटलैब नहीं है। अब आप अगर अपने खर्चे पे उसका लाइसेंस लें तो दैट इज टू एक्सपेंसिव, तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं ले सकता। ये क्रैक का मर्ज तो हमारे यहाँ एशियंस में है ना, बाहर की दुनिया में तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप किसी भी सोर्स से इसका, किसी भी क्लाउड पे ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है वो आपको इसकी एक्सेस दे देंगे। तो मशीन वहां और सॉफ्टवेयर उनके पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसके साथ कनेक्ट होंगे और इस मैटलैब को अपना डेटा देंगे, ये प्रोसेस करेगा और आपको दोबारा आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी तरह तीसरा ये काम क्या दे सकता है कि एप्लीकेशंस भी दे, स्टोरेज भी दे और हार्डवेयर भी आपको दे, यानी प्रोसेसिंग पावर भी आप क्लाउड की इस्तेमाल करें। तो बस आपके पास तो सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का होना जरूरी है, बाकी सब कुछ आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कर सकता है क्लाउड। तो याद रखो कि क्लाउड प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कोई कंपनी है या लेट करें कि आपकी कोई एजेंसीज हैं, क्या वो समझ सकते हैं, क्या ये मान सकते हैं कि उनका डेटा किसी पब्लिक जगह पे पड़ा हुआ हो? नहीं। तो वो अपने लिए क्लाउड बनाते हैं विच इज कॉल्ड, डेटा सेंटर बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है कि दैट इज बीइंग यूज्ड बाय एनीवन, मे बी बाय पेइंग और मे बी बाय फ्री। जैसे देखे ना, आप गूगल ड्राइव पे जाके रखते हैं, आप वन ड्राइव पे जाके रखते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए पब्लिक डेटा सेंटर, पब्लिक क्लाउड। और ये ऐसा भी कस्टम भी हो सकता है। कस्टम का मतलब कि किसी खास किस्म के डेटा के लिए सिर्फ ये क्लाउड इस्तेमाल होता है। मिसाल तौर पे हेल्थ वाले सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं, या एजुकेशन वाले इसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इस क्लाउड को। दिस इज फॉर दी कस्टम। और हाइब्रिड का मतलब होता है विच इज ए मिक्सचर, कुछ पार्ट इसका प्राइवेट है, कुछ पार्ट इसका पब्लिक है। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग is again a very important trend in the newer networks. Is there clear, ladies and gentlemen? है कोई क्वेश्चन? सर कस्टम की कोई एग्जांपल? जी, अभी मैंने दो एग्जांपल्स दी कस्टम की। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान की एग्जांपल, पेशावर की केपी की एग्जांपल ले लेते हैं कि केपी वाले चाहते हैं कि आपको पता है कि आजकल जितनी भी हमारी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारी चीजें जो हैं वो डिजिटाइज हैं, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पे आपका कोई टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन उसके रिजल्ट सब कुछ अवेलेबल होते हैं। इसी तरह कोई एक्सरे होता है, कोई ईसीजी होता है, वगैरह वगैरह। तो तमाम की तमाम चीजें किसी न किसी सर्वर पे मौजूद है, रखनी है। तो उसके लिए केपी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक मखसूस डेटा सेंटर बना दे जिसपे एचएमसी वाले भी अपना डेटा रखें, जिसमें केएमसी वाले भी रखें, जिसपे एलआरएच वाले भी रखें, और जितनी बाकी भी केपी की हॉस्पिटल्स हैं सारे अपना डेटा इस जगह पे रखें। तो उसका फायदा क्या होगा कि एक पेशेंट अगर इधर एचएमसी से केएमसी चला गया या केएमसी से एलआरएच चला गया, उसका डेटा एक जगह पे मौजूद है, नो वरीज। जी तहरीन, ये सर क्लियर हो गया। शाबाश। तो देखिए वही बातें यहाँ पे बता रहा है कि जी आपका क्लाउड जो है वो पब्लिक भी हो सकता है, जो कि जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगा, इसके लिए फ्री भी हो सकता है कुछ पार्ट, और पे वे भी हो सकता है। प्राइवेट का मतलब है कि ओन्ड है, मिसाल तो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट इदारे के लिए। हाइब्रिड का मतलब है विच इज ए मिक्सचर, विच इज उसके बाद कस्टम क्लाउड,
जो कि खास पर्पज, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट माइट बी यूज बाय हेल्थ केयर, इट माइट बी यूज बाय सर्टेन अदर इंडस्ट्री और मीडिया। बात समझ आ गई? ओके, देन इज दी पावर लाइन नेटवर्किंग। पावर लाइन नेटवर्किंग, जी, पावर लाइन नेटवर्किंग का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको आज से चंद साल पहले, अगर कल आप लोग, कल या कमिंग वीक में आप लोग यहाँ पे आए यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अराउंड 25 इयर्स बैक जब ये हमारा ये डिपार्टमेंट बना, तो इसके तमाम पूरी लैब्स को हम एक स्पेशल वायर पूरी लैब में घुमाते थे, और उस लैब के उस वायर के जरिए तमाम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते थे, जिसको हम कहते थे वायर्ड एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप एक मखसूस तार, जिसको हम कहते हैं यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि इस कमरे में बिजली की तारें भी तो मौजूद हैं, बिजली की तारें भी तो मौजूद हैं, बल्कि हर जगह पे बिजली की तार मौजूद है, पूरी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। Why not we should be using the same power lines, the same power line connections to take electricity as well as the data? इस अमल को क्या कहते हैं? पावर लाइन नेटवर्किंग। ठीक है, पावर लाइन नेटवर्क्स कैन allow devices to connect to the LAN where data networks cables or wireless communication are not a viable solution। तो आप पावर लाइन के जरिए ही इन डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो। समझ आ गया? इसके बाद आखिरी जो आज का टॉपिक है वो है ब्रॉडबैंड का ट्रेंड है, वायरलेस ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब, वायरलेस का मतलब क्या है? अब आप खुश होते हैं कि तार ना हो, मतलब क्यों WLAN इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्यों सेलुलर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? मां सिवाय इस क्वालिटी के शायद इसमें और कोई क्वालिटी नहीं है, वायरलेस है। वायरलेस की वजह से ही ये हर जगह अवेलेबिलिटी होती है, ऐसा ही है ना? तो ये तो हो गया वायरलेस। ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है, ब्रॉडबैंड का मतलब ये होता है कि हाई स्पीड, हाई स्पीड इज ब्रॉडबैंड। इसका मतलब कि ट्रेंड अब ये है कि हम वायर से छुटकारा